हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड प्रॉपर्टी अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी का नाम है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए मेरे साथ आप लोग लिखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। डिप्रेशन का मतलब होता है कमी होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होती है उसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो डिप्रेशन इन तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी किस में होती है? तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होती है सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बीच में, उसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले आप फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये पहले आप समझिए। तो मेरे साथ आप लोग नोट डाउन करिए सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो चलिए मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं फ्रीजिंग पॉइंट। इसका डेफिनेशन प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर at which its vapor pressure of liquid state becomes equal to its solid state ठीक है बच्चों, ये वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट का प्रॉपर डेफिनेशन। इसका मतलब होता है किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें उस लिक्विड के वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। आप कहेंगे कि सर सॉलिड का तो वेपर प्रेशर होता नहीं। होता है बच्चों, बहुत कम होता है, दिखता ही नहीं, लेकिन वेपर प्रेशर सभी सब्सटेंस के होते हैं। इसे हम लोग अभी ग्राफ से भी समझेंगे, बट उससे पहले आप ये समझिए एक सॉल्यूशन और एक प्योर सॉल्वेंट के बीच में जो वेपर प्रेशर है उसमें क्या अंतर आएगा। ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। ये हम लोग लेते हैं प्योर लिक्विड। ये आपका प्योर फॉर्म में लिक्विड है। प्योर फॉर्म में लिक्विड है तो मान लीजिए ये सॉल्वेंट हो गया। और आपको पता है कि प्योर फॉर्म में अगर कोई सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर आपका ज्यादा बनता है। अब मान लीजिए हम इसी लिक्विड को एक सॉलिड बनाना चाहते हैं। ये हो गया इसका सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉलिड फॉर्म। अब बताइए कि इसका वेपर बच्चों कितना होगा। तो इसका वेपर तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वैसे भी सॉलिड का तो वेपर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, ठीक है। अब हम लोग एक ग्राफ से इसे समझते हैं, देखिएगा। तो ये हो गया आपका एक ग्राफ, ये हो गया टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। आप टेम्परेचर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फ्रोजन सॉल्वेंट के लिए एक ग्राफ खींचते हैं। आमतौर पे एक सॉलिड का जो आपका फ्रीज हो चुका है, एक लिक्विड जो फ्रीज हो चुका है, उसका जो ग्राफ है वो आमतौर पे बच्चों ऐसे ही बनता है, देखिए ऐसे। और जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं इसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी में गिरता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग लेते हैं कोई एक सॉल्वेंट जो प्योर फॉर्म में है। अब आपको पता है इसका वेपर ज्यादा बनता है, ठीक है, इसका तो वेपर ज्यादा बन रहा है। तो चलिए हम प्योर फॉर्म में लेते हैं। तो इसका वेपर प्रेशर हम थोड़ा ज्यादा दिखा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं क्या कि ये आपका फ्रीज हो जाए, ठीक है। तो फ्रीज हो जाए तो किसी भी चीज को फ्रीज करने के लिए आपको उसको ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर कम करना है। तो टेम्परेचर आपका ऐसे कम रहा है, तो चलिए ऐसे ऐसे कम रहा है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी नीचे आएगा, तो इसका ग्राफ आमतौर पे नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए कम करते गए और अचानक ये सॉलिड वाले लाइन को टच कर गया। ये हो गया आपका प्योर सॉलिड, मतलब फ्रोजन सॉलिड का लाइन हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका प्योर सॉल्वेंट का लाइन। अब ये जो आपका सॉल्वेंट है
जिसको हमने टेम्परेचर कम किया और ये आपका सॉलिड के लाइन को टच किया। अब जिस पॉइंट पे इसने, जिस टेम्परेचर पे इसने सॉलिड के लाइन को टच किया, ये होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप इसे नोट डाउन करिए। मान के चलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों TF0, ठीक है। अब चलिए हम लोग लेते हैं एक सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने ये लिया था प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कोई सॉल्यूट मिला देते हैं, ये हो गया आपका सॉल्यूट। अब तो ये बन गया बच्चों सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए कि इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट लिए थे उतना ही होगा या कम होगा? निश्चित रूप से इसका वेपर प्रेशर आपका कम बनेगा। क्यों बनेगा? मैंने आपको पहले बताया था कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेनन होता है, और अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें मिलाए हैं तो इसके सरफेस पे कुछ नॉन वोलाटाइल के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो ये मान लीजिए लिक्विड है तो इसका वेपर बनेगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल मान लीजिए नॉन वोलाटाइल के हैं तो इसका वेपर तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है। फिर इसका मान लीजिए बना, क्योंकि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल मान लीजिए आपका नॉन वोलाटाइल का है तो इसका फिर नहीं बनेगा। तो एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट है उससे हमेशा कम बनेगा। तो चलिए हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं, और सॉल्यूशन का पता है आपने अभी देखा है कि इसका वेपर प्रेशर कम बनता है। तो चलिए हमने इसका वेपर प्रेशर थोड़ा नीचे दिखाया है, ठीक है। ये हो गया इसका वेपर प्रेशर नीचे, अगर हम लोग आ रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर कम हुआ। अब हम चाहते हैं कि यह सॉल्यूशन भी आपका फ्रीज हो जाए। तो अगर आपको सॉल्यूशन को फ्रीज करना है तो आपको इसके लिए भी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका टेम्परेचर फिर कम करते हैं। इधर टेम्परेचर कम होगा तो चलिए कम करते गए, और अचानक ये कम होते होते देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर कम रहा आपका, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कम रहा है। और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने सॉलिड वाले लाइन को टच किया। ये लाइन आपका सॉल्यूशन के लिए। अब इस टेम्परेचर को आप नोट डाउन करिए। मान के चलिए ये टेम्परेचर हो गया आपका TF, ठीक है। तो ये जो बच्चों आपका डिफरेंस बन रहा है, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे डेल्टा TF से हम लोग दिखाते हैं। तो डिफरेंस आपने किसका किसका निकाला? तो हमने डिफरेंस निकाला फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच का, ठीक है बच्चों। तो ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने डिफरेंस, मैं फिर बताता हूं, आपका डिफरेंस किन किन के बीच में है। तो आपका डिफरेंस है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। आइए मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप समझिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिसमें उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। अब आपको पता है कि कोई भी सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अभी हम लोगों को इसी को सॉलिड फॉर्म में चेंज करना है, तो कोई भी सॉलिड है तो उसका वेपर प्रेशर बहुत कम बनता है, और एक सॉल्यूशन का वेपर प्योर सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में थोड़ा कम बनता है। ये अभी भी मैंने आपको बताया। अब ग्राफ से देखते हैं। ये ग्राफ हो गया आपका टेम्परेचर और ये आपका लाइन हो गया वेपर प्रेशर का। अब आपको ये लाइन आपका एक सॉलिड का हुआ, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करिएगा तो वेपर प्रेशर सॉलिड का और भी कम था। अब हम लेते हैं एक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो हमने इसके वेपर प्रेशर को थोड़ा ऊपर दिखाया है। अब हम चाहते हैं कि ये आपका फ्रीज हो जाए, तो हमको इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर भी नीचे आ रहा है। कम होते होते ये सॉलिड वाले लाइन को यहाँ टच कर रहा है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग नोट डाउन करेंगे। ये टेम्परेचर हो गया आपका प्योर फॉर्म में TF0, ठीक है। अब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। आपको पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम बनता है, तो हमने इसका वेपर प्रेशर थोड़ा नीचे की तरफ लिया है। तो नीचे की तरफ ले रहा है तो क्या होगा भाई, इसे भी हम लोग फ्रीज करना चाहते हैं, तो इसे भी हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे। कम करते करते ये सॉलिड की लाइन को यहाँ टच किया, तो ये टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे। ये हुआ आपका TF, और ये दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे डेल्टा TF, और यही डेल्टा TF आपका कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबको समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आइए थोड़ा सा इसे हम लोग ड्राइव करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला है कि ये जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन के मोलालिटी के समानुपाती होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं
experimentally it has been observed that the depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution. मोलालिटी को बच्चों m से दिखाते हैं, ठीक है। अब आपको मैथमेटिकली ये पता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट k देना पड़ेगा। तो चलिए लिखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू k इंटू m, और k के नीचे हम लगा रहे हैं एक f, ताकि ये पता चले कि ये जो कांस्टेंट k है आपका वो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे kf आपका क्या है, kf हो गया आपका कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, इस kf को हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड्स की एग्जाम में इस kf के बारे में पूछे जाते हैं कि भाई पूछेगा कि kf क्या होता है, आपको बताना है कि ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, या फिर ऐसे भी पूछेगा कि भाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनमें से कौन सा है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको kf में टिक मारना होता है, ठीक है बच्चों। m क्या हो गया, पता हो गया, m आपका हो गया जी मोलालिटी, और डेल्टा TF आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस इक्वेशन से आप m निकाल सकते हैं, यहां से निकालिए m इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF, ठीक है। इस इक्वेशन का आगे काम पड़ेगा इसके डेरिवेशन में, इसे हम लोग साइड में रखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसे थोड़ा सा ड्राइव करते हैं, और ड्राइव करके MB का फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए हम लोग मानते हैं लेट वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट को बच्चों W से दिखाते हैं और सॉल्यूट के लिए B लगाते हैं, WB। इसी प्रकार से वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए A लगाते हैं और वेट के लिए हम लोग W ही लिखते हैं। अब लिखिए आप लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास को M से दिखाते हैं और सॉल्यूट के लिए हम लोग B लिखते हैं, ठीक है बच्चों। देन आप निकालिए इसके लिए मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग। मोलालिटी बराबर होता है बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ग्राम में हो तो हमें इसे केजी में चेंज करना होगा, ठीक है। अभी इसे मैं साइड में रखता हूं, इसका काम आगे पड़ता है। तो मोलालिटी को बच्चों m से दिखाते हैं, m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज WB बाय MB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिए थे बच्चों, WA इंटू 1000, ठीक है। अब मैं इसे इधर लिखता हूं, यहां से आप और m निकालिए, m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, MB इंटू WA, ठीक है। अब यहां से आप ये ले लीजिए m का वैल्यू डेल्टा TF बाई KF, यहाँ m की जगह डाल दीजिए, तो डालिएगा m की जगह हो गया आपका डेल्टा TF बाई KF, तो डाल दीजिए डेल्टा TF बाई KF इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप MB निकाल सकते हैं, इसीलिए MB इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA। यही बच्चों आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। यहाँ पे क्या चीज क्या है ये भी आप समझ सकते हैं। MB हो गया बच्चों, MB हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KF कांस्टेंट होता है, इसे हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। WB आपका हो गया, WB हम लोगों ने माना था वेट ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा TF को बोलता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और WA आपका हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका डेरिवेशन। अब टॉपिक की क्लियरिटी के लिए हम लोग इससे एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकिए। मेरे साथ बने रहिए और इस टॉपिक को एक क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन है आपका एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, इसका डेंसिटी दिया हुआ है 0.879 ग्राम पर ml।
lowers the freezing point from 5.51 to 5.03 degrees Celsius. If Kf is equal to 5.12, then calculate the molar mass of the compound. ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें से हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला आपका यहीं पे लिखा हुआ है, इसी से हम लोग बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले आप देखिए मास दिया हुआ है कंपाउंड का, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट 0.643 ग्राम का। WA देखिए तो 50 ml का बेंजीन है और इसका डेंसिटी है, ये तो आपको वॉल्यूम में है, आप इसे मास में चेंज कर सकते हैं। तो 50 इंटू 0.879, जब इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 43.95। ये आपका आ गया जी ग्राम में। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका ग्राम में। अब केएफ दे रखा है क्वेश्चन में, केएफ हो गया 5.12 और डेल्टा टीएफ भी आपको पता है 5.51 माइनस 5.03, इसे आप घटाइएगा तो 0.48 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब आपको क्या निकालना है, एमबी मोलर मास। एमबी का यही फॉर्मूला हुआ लिखा ही हुआ है आपका। तो आप कीजिए क्या कि सभी डाटा आपके पास यहाँ डाल दीजिए। एम बी इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका केएफ हो गया 5.12 इंटू डब्ल्यू बी 0.643 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ हो गया आपका 0.48 और डब्ल्यू ए आपका हो गया 43.95। इसे सब को आप सॉल्व करिएगा, इसका वैल्यू आएगा 156.06 ग्राम पर मोल, और यही बच्चों आपका आंसर है। ये था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। साथ ही साथ हम लोगों ने इसे क्वेश्चन भी किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे साथ बने रहिए।